चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम धर्म, आस्था और आध्यात्म के प्रतीक महाकुंभ की, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में हर उस पहलू पर फोकस किया गया है जो कि श्रद्धालुओं की सहूलियत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बात चाहे संगम नगरी में आने वाले तीर्थयात्रियों की सेहत, सुरक्षा की हो या फिर दूसरी सुविधाओं के साथ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की हो, इन तमाम पहलुओं पर सरकारी सिस्टम की पैनी नजर बनी हुई है ताकि आस्था के इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो और वो यहां से सुखद आध्यात्मिक अनुभव के साथ लौटे। तो अगर आप भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल यूपी रोडवेज की तरफ से 7 रूट्स की पहचान की गई है जिनका यूज करके आप संगम नगरी आसानी से पहुंच सकते हैं। जी हां, प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 7 शहरों को प्रयागराज से जोड़ने के लिए सेलेक्ट किया है। देखिए संगम नगरी का पूरा रूट मैप। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे आस्था के इस महामेले में अब सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में यहाँ तमाम साधु संत और श्रद्धालु जुटने लगे हैं। अनुमान है कि इस महाकुंभ में देश और दुनिया से करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुँचेंगे। वैसे तो संगम नगरी में पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है। इसमें जौनपुर टू प्रयागराज, वाराणसी प्रयागराज हाईवे, मिर्जापुर विंध्याचल टू प्रयागराज मार्ग, एमपी से आने वाला रीवा बांदा मार्ग, कानपुर मार्ग, इसके अलावा लखनऊ और प्रतापगढ़ मार्ग भी शामिल हैं। जाहिर है ये वो सभी मुख्य मार्ग हैं जिनके माध्यम से महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी। माना जा रहा है कि इन रूट्स के जरिए ही सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। लिहाजा प्रयागराज आने वाले सभी 7 प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं। अनुमान है कि जौनपुर रूट से सबसे ज्यादा 21% श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा बांदा मार्ग से 18% लोगों के आने का अनुमान है। इसी तरह वाराणसी मार्ग से 16% और कानपुर मार्ग से 14% लोग कुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे, जबकि मिर्जापुर मार्ग से 12% श्रद्धालु आ सकते हैं। वहीं लखनऊ मार्ग से 10% और प्रतापगढ़ मार्ग से 9% लोगों के आने की संभावना है। यानी कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। इसके अलावा 7000 बसेस और 350 शटल बसेस का भी संचालन होगा। यूपी रोडवेज ने बसों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800180287 और व्हाट्सएप नंबर 9415049606 पर आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर के जरिए श्रद्धालुओं को बसों के मूवमेंट समेत तमाम जानकारियां मिल पाएंगी। जाहिर है महाकुंभ आस्था का बड़ा उत्सव है, तो इस महामेले में श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। लिहाजा प्रशासन की ओर से प्रयागराज आने वाले सभी रूट्स पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए महाकुंभ के लिए प्रयागराज में हर तैयारी अपने अंतिम चरण में है, तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के बड़े स्टेशन पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। स्टेशन के साथ पटरियों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि महाकुंभ के दौरान कोई भी अनहोनी ना हो। महाकुंभ को लेकर रेलवे सिर्फ 13,000 रेलगाड़ियों का संचालन ही नहीं करेगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाने के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाला हर एक यात्री आस्था की डुबकी लगाकर सकुशल अपने घर तक पहुंच सके।
जीआरपी हो या आरपीएफ, हर तरह से मुस्तैद है और लगातार सुरक्षा बनाए रखने का अभ्यास कर रहे हैं। स्टेशन और ट्रेनों में अभी से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। Our main priorities will be first crowd management. Second will be safety and security of the passengers. Crowd management के लिए स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बना रहा है एंड स्पेशल गाड़ीज कोशिश कर रहे हैं कि एवरी 1 hour 2 hour चलेगा। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। इस चीज़ के लिए हम सुरक्षा एजेंसीज लाइक आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस, हम लोग इंटेलिजेंस अपना बढ़ रहा है, हमेशा ट्रैक पेट्रोलिंग कर रहा है। जो भी पैसेंजर्स प्रयागराज के लिए जाएगा उनको रैंडमली हम लोग चेकिंग करेगा और हाई प्रायोरिटी गाड़ीज में एस्कॉर्ट बढ़ाता है। साथ ही साथ मुगलसराय, सासाराम, डेरियन सोन, गया जो मेन स्टेशन है उधर भी हम लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहेगा, स्पेशली 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। सुरक्षा को दुरुस्त रखने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिसमें यूपी होमगार्ड के जवानों के साथ साथ पीएसी की बटालियन भी शामिल है। जवान लगातार चौकसी बरत रहे हैं। रेलवे स्टेशन, ट्रेन और सर्कुलेटिंग एरिया की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेनों में विशेष रूप से चौकसी बरत रहे हैं। महाकुंभ के लिए तैयारी देश भर में भी की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने भी अपने यहां से प्रयागराज के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इसके अलावा धनबाद से 1 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन और 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा जो प्रयागराज से होकर गुजरेंगी। यही नहीं, जयनगर, सहरसा और रक्सौल से भी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठंड के जबरदस्त मौसम के बीच कुंभ का शुभारंभ हो रहा है। 13 जनवरी से धर्म, आध्यात्म और आस्था की लहर पूरे प्रयागराज में हिलोरे मारना शुरू करेंगी। ऐसे में संगम नगरी पहुंचने वाले हर श्रद्धालु की सेहत भी दुरुस्त रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत यूपी में तेज ठंड और शीतलहर के बीच महाकुंभ में आए लोगों का खास ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसी मौसमी समस्या हो या फिर कोई दूसरी गंभीर बीमारी, सभी श्रद्धालुओं को समुचित मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए। खास करके बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रोग से ग्रस्त श्रद्धालुओं की हेल्थ को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। इलाज को लेकर महाकुंभ के सभी सेक्टरों में पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी सेक्टरों में रेगुलर विजिट करे, कुंभ क्षेत्र में रह रहे लोगों का हालचाल पूछे, जरूरत हो तो वक्त पर उपचार कराए। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहे। सीएम योगी ने सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए, वहां दवाओं की जरूरी आपूर्ति के साथ डॉक्टर की 24 घंटे मौजूदगी के भी निर्देश दिए गए हैं। तो महाकुंभ को जहां दिव्य और भव्य बनाने की सारी तैयारियां अपने आखिरी फेज में है, वहीं श्रद्धालुओं को पावन संगम के शुद्ध पानी में स्नान कराने की योजना भी तैयार कर ली गई है और इसके लिए गंगा के प्रवाह को तेज करने के साथ ही जल स्तर में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि हर घाट पर श्रद्धालु को पर्याप्त जल मिले और वो महाकुंभ में गंगा स्नान का आध्यात्मिक लाभ भी उठा सके। सरकार की इस मंशा को पूरा करने के लिए 14 जनवरी के बाद विश्व प्रसिद्ध टिहरी धाम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। फिलहाल बांध से गंगा में प्रतिदिन 200 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। 14 जनवरी के बाद विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना है। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भारतीय सनातन परंपरा में रमे हुए हैं तो कुछ लोगों में इसके बारे में जानने की उत्सुकता है, तो कुछ अपनी प्रतिभा से सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो कहीं लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निगरानी करने के लिए निकले यूपी पुलिस के घुड़सवार भी सबका ध्यान खींच रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ के शुभारंभ की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है।
हर कोई अपने तरीके से इस महाकुंभ के पर्व को मनाना चाहता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में सनातन परंपरा की एक से बढ़कर एक झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से हर तरह की तैयारी आखिरी चरण में है, तो भक्त भी अपने स्तर से महाकुंभ में अपनी आस्था दिखाने में पीछे नहीं है। एक महिला कलाकार ने महाकुंभ के लिए राम नाम के साथ अमृत कलश की टेक्स्ट पेंटिंग बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रतिभा पांडे नाम की भक्त ने जो पेंटिंग बनाई है, इसमें पाठ का उपयोग किया गया है। प्रतिभा का कहना है कि कुंभ को कलश भी कहा जाता है और इसीलिए उन्होंने ये कुंभ बनाया है ताकि पवित्र त्योहार और दिव्य हो सके। महाकुंभ के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रयागराज में गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। कई लोग राजस्थान से लाए गए ऊंट की सवारी का आनंद भी लेते दिखे जा रहे हैं। बच्चों के बीच तो ये खासा लोकप्रिय भी हो गया है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने पहली बार ऊंट की सवारी की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छी सवारी कराई है इन्होंने ऊंट की। और मैं समस्त देशवासी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार तीर्थ नगरी प्रयागराज जरूर आए और यहाँ गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ उठाए। महाकुंभ की तैयारी में प्रयागराज नगर निगम भी व्यस्त है। वो भी लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाने में लगा है कि यहाँ के स्थानीय लोग और श्रद्धालु महाकुंभ की स्वच्छता को बनाए रखें और प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी न करें। शहर के हर गली मोहल्ले में रथ यात्रा और जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति भी लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं बल्कि वेल ट्रेंड हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं और जमीन के साथ साथ पानी में भी आसानी से दौड़ सकते हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए यूपी की ट्रेंड माउंटेड पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात है। 130 घोड़ों के साथ जवान अलग अलग ग्रुप में पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। घुड़सवारों के दस्ते में भारतीय ब्रीड के अलावा अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी शामिल हैं। इनकी कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक है और इनके रखरखाव की खास व्यवस्था की गई है। ये 7-7 लाख के घोड़े आए हैं और ये केवल मेले के लिए लाए गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। जो राइडर सोचता है वही ये करते हैं। राशन शासन से स्वीकृति है। 1 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 25 किलो हरी घास, 15 किलो सूखी घास। इतना राशन 3 बार में 24 घंटे में इनको दिया जाता है, जो पर्याप्त मात्रा में है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन घोड़ों के गर्दन के पास एक स्पेशल डिवाइस फिट किया गया है, जिसमें इनकी खासियत मौजूद है। साथ ही इनकी लोकेशन भी मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको गुजरात के बनासकांठा लिए चलते हैं। शाकंभरी नवरात्र का आगाज वहां हो चुका है और इस मौके पर अंबाजी मंदिर की रौनक यहां देखते ही बन रही है। पूरे मंदिर परिसर को मौसमी फल और सब्जियों से सजाया गया है। जी देखिए, शाकंभरी नवरात्र के मौके पर अंबाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपा माता का आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। सनातन परंपरा में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का विशेष महत्व है। यूं तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, जिनमें चैत्र और अश्विन महीने में पड़ने वाले नवरात्र तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्र होते हैं जो माघ और आषाढ़ माह में आते हैं। वैदिक परंपरा में जिन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इन 4 नवरात्रों के अलावा माता की आराधना के लिए साल में एक और नवरात्र मनाने की परंपरा है, जिसे शाकंभरी नवरात्र कहते हैं। शाकंभरी नवरात्र की शुरुआत पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होती है, जो पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस साल 7 जनवरी से माता के इन विशेष नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मां शाकंभरी भक्तों को शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हैं। माता के 1000 नेत्र हैं, जिसके चलते इनका एक नाम मां शताक्षी भी है।
शाकंभरी नवरात्रि के मौके पर माता को फल, फूल और हरी सब्जियों के दान का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक गुजरात के अंबाजी आद्य मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ के गब्बर पहाड़ी पर माता का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि देवी सती के शरीर से अलग होकर उनका हृदय यहाँ आकर गिरा था। इस मंदिर की अनूठी खासियत ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी के प्रतीक श्री विसा यंत्र की पूजा की जाती है, जो एक पर्दे में ढकी रहती है। हर साल हजारों भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के दर पर आते हैं। 4 नौरतों में एक नौरता ये भी है जो गुप्त नौरता। इस नौरता विशेष महत्व ये होते हैं, सभी नौरते जो एकम से नवम तक होते हैं, लेकिन ये नौरते ऐसे जो अष्टमी से पूनम तक की महात्मा है। शाकंभरी नवरात्र के चलते मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया है। सजावट के लिए अलग अलग तरह की सब्जियों और फलों का उपयोग किया गया है। मान्यता है कि मां शाकंभरी ने अपने शरीर पर फल और सब्जियों को उगाकर संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया था। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियों की बहुलता होती है, इसलिए भक्त माता को मौसमी फल और सब्जियों का भोग लगाते हैं। शाकंभरी नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने अंबाजी मंदिर में कई फीट लंबी ध्वजा अर्पित की। करीब 300 से ज्यादा महिलाओं ने पहले ध्वजा पूजन किया और फिर मां के जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पूर्णिमा तक भक्तों का ये जमावड़ा यूं ही बढ़ता रहेगा। अंबाजी से शक्ति सिंह परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 5 तारीख को है दिल्ली में चुनाव, 8 को आएंगे नतीजे। दिल्ली चुनावों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन स्वाद की बात करेंगे। बताइए, दिल्ली की बेस्ट चीज आपने क्या खाई है? छोले भटूरे। छोले भटूरे? कहाँ के छोले भटूरे? मैं कहीं के भी खा लेती हूँ। मुझे हल्दीराम के ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े और फूले फूले मुझे होते तो हैं। पहाड़गंज के सीताराम के छोले भटूरे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे हैं उनके। भटूरे ज्यादा अच्छे हैं छोले से ज्यादा। चांदनी चौक में आप वहाँ चले जाइए, पराठे वाली गली, वहाँ के पराठे वहाँ का अलग-अलग। खाना, हाँ। वहाँ के पराठे। मुझे उस दिन आपने खिलाए थे राधे श्याम के, हाँ, पहाड़गंज के सीताराम। बहुत मतलब छोले टेस्टी थे। भटूरे, सबको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। छोले भटूरे हो गए, और क्या हो गया, मोमोज, पापड़ी चाट हो गई, दही भल्ला हो गए, मोमोज। बट स्पेशली ठंड में आपको कुछ गर्मा गर्म छोले भटूरे आ जाए या फिर अच्छा सफेद मक्खन के साथ जो पराठे बनते हैं सुबह तंदूरी पराठा, हाँ कितना बढ़िया लगता है खाने में। स्टफ्ड पराठे अलग अलग तरह के। वो कुलचे छोले जो हम लोग अमृतसरी कुलचों की बात करते हैं, वो भी अब हम इतनी खाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? मौसम तो चुनावी है, बताइए शगुफ्ता। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और भटूरे चने का कुछ कनेक्शन आप दिखाना चाह रही हैं, लेकिन देखिए ये जो छोले भटूरों की हमने पूरी भूमिका बांधी है। यहाँ आप जा सकते हैं, ग्रेटर कैलाश में मौजूद है, 25 साल पुरानी दुकान है, तो सोचिए जायका इसका कैसा होगा। लेकिन दिल्ली की सियासी रसोई में इस बार किसकी दाल गलेगी और किसका भटूरा फूलेगा, वो आपको दिखाते हैं। एकदम मस्त वाले भटूरे जो है यहाँ पे तल रहे। भटूरा मतलब की फुस, तो आई से बीजेपी। कांग्रेस शुड कम बैक। बीजेपी भी गोल घुमा रही है और आम पार्टी भी गोल घुमा रही है। केजरीवाल ने किया है काम, लेकिन हर जगह पे फ्री बांटने से तो काम चलेगा नहीं। किसकी दाल गलेगी? बीजेपी की लग सकती है। कौन छोला कौन भटूरा? छोला तो फिलहाल कांग्रेस है। कांग्रेस 2 भटूरे साथ में आते हैं एक प्लेट में, दोनों फुस हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बदलाव चाहिए जी, सबको सब पार्टियां देख ली, अब बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? सबसे पुरानी 25 साल पुरानी गोविंद छोले भटूरे कॉर्नर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ के छोले भटूरे इतने ज्यादा फेमस है कि लोगों की भीड़ अलग ही लेवल पर यहाँ पे नजर आती है। मतलब यहाँ का स्वाद जो जायका है वो 25 सालों में बिल्कुल नहीं बदला। बिना देरी करे सीधा मैं जाऊंगी गोविंद जी के पास, जिनके नाम से ये पूरी दुकान जो है मशहूर है। गोविंद जी अयोध्या से आए हैं, लेकिन दिल्ली में स्वाद दे रहे बराबर का। हाँ जी। कैसा लग रहा है? कितना टाइम हो गया आपको? स्वाद जायके में हल्का सा भी फर्क नहीं आया? हाँ जी, 25 सालों से हम बना रहे। हाँ जी, हम लोग तेल मसाले बढ़िया लगाते हैं, इसलिए लोगों को पसंद आता है। और सब मेन चक्कर हमारा सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान होता है। देख सकते हैं फुल फूल कर एकदम मस्त वाले भटूरे जो है यहाँ पे तल रहे। क्योंकि दिल्ली चुनाव की घोषणा भी अब हो गई है, क्या लग रहा है कि क्या कुछ है? कुछ बदलाव तो लग रहा है हमें। कैसा बदलाव लग रहा है? मतलब दूसरी पार्टियों का। दूसरी पार्टियों का? हाँ जी। कुछ होने वाला है। तो हमारी प्लेट यहाँ पे लग गई है, लोगों भी जो है यहाँ पर अब आ गए हैं। चुनावी चटकारे की आज बात करेंगे। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब आप बताइए मुझे कि क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है?
वेल मैं अपना बता दूं तो जनता का वोट का नहीं पता। आई एम गोइंग टू वोट फॉर हर, दैट्स वेरी श्योर, बिकॉज आवर एमएलए ओवर हियर हैज डिलीवर्ड एंड ही वर्क्स। व्हेनेवर यू वांट हिम ही इज देयर। कब से आ रहे हो यहाँ पे खाने के लिए? आते रहते हो? नहीं, मतलब थोड़े टाइम पहले से देखा है शॉप, तो अभी थोड़े पहले टाइम आने से पहले शुरू किया। अच्छा, किसके भटूरे फूलने वाले हैं? अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो वो तो नहीं पता है, वो तो टाइम विल टेल, बट जितना भी हुआ है आम आदमी पार्टी को मैं थोड़ा सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज उनका थोड़ा सा है ग्रोथ, और मतलब जितना फीमेल लोगों को उन्होंने दिया है, एडवांटेजेस दिए हैं, मेट्रो कार्ड को लेके हो या फिर बसों में हो, तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत किया है। हाँ, बाकियों के मुकाबले तो बहुत। ठंड का समय और ठंड में ऑयली चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, खास तौर पे ये नहीं, वो तीखी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन चुनाव में बताओ, ये मिर्ची कौन लगाने वाला है? मिर्ची तो अब कांग्रेस अच्छी तरह लगाएगी, और कांग्रेस की इस बार सीटें बहुत दिल्ली के अंदर बढ़ेंगी भी, क्योंकि लोगों ने देख लिया आम आदमी पार्टी का और बीजेपी दोनों का हाल देख लिया। अच्छा, मैं अगर इस थाली की बात करूं, कौन भटूरा है, कौन छोले है, कौन आलू है और कौन प्याज है, बताइए। अच्छे से डिस्क्राइब करना, क्योंकि खाने की बात हो रही है, चुनावी चटकारे हम यहाँ पे ले रहे हैं। भटूरा मतलब की फुस, तो आई से बीजेपी, आई एम एंटी। आपने तीखा बहुत अच्छा दिया, स्वाद दिया, बट अगेन दे डिडंट स्टैंड अप टू द मार्क। प्याज गोल गोल कितने अच्छे लगते हैं सर, गोल गोल कटे हुए, बट कौन सी पार्टी गोल गोल घुमाती है? बीजेपी भी गोल घुमा रही है और आम पार्टी भी गोल घुमा रही है, दोनों पार्टियां गोल दोनों घुमा रही है। जैसे शीला दीक्षित का टाइम देख लीजिए कि उन्होंने जब 3 टर्म किए थे, तो वो टाइम दिल्ली का सबसे अच्छा टाइम था, ठीक है। तो कंपैरेटिव अगर हम करें तो केजरीवाल जी से, तो वैसा नहीं था। केजरीवाल ने किया है काम, लेकिन वैसा भी उनका मैनिफेस्टो जो था उनका वैसा उन्होंने करा नहीं। हर जगह पे फ्री बांटने से तो काम चलेगा नहीं, इकोनॉमी कैसे चलेगी? जो भी आपका था कि हमें यमुना की सफाई करनी है, क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या जो दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है जहाँ पे आपको सांस लेना भी मुश्किल है, क्या वो हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। सो हम जिन जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे आप आया था, ठीक है, वो मुद्दे सॉल्व हुए? नहीं हुए, ठीक है। तो आप 10 साल देने के बाद भी जो आपके इनिशियल मुद्दे थे वही आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो आगे आप क्या करोगे? कैसी दाल है? बहुत बढ़िया दाल है, लेकिन यहाँ दाल किसकी? घर जैसी है, घर जैसी। लेकिन यहाँ दाल किसकी गलेगी, किसकी नहीं? किसी की जिसकी गलेगी वो उसी टाइम पता चलेगा, अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, इस रायते में दही कौन है, पानी कौन है और बूंदी कौन है? अगर हम दही की बात करें तो उसमें दही है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से आपने देखा होगा, पहले बहुत अच्छे से काम होते थे, और अभी काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे, पर जो काम हो रहे हैं वो दिखा के काम हो रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। पहले क्या होता था कि काम होते थे पर दिखते नहीं थे, पर जहां होते थे उनको दिखते थे। तो इसलिए, और मैं बूंदी कहूंगा, बूंदी इस टाइम पे कौन है? बूंदी इस टाइम पे है आम आदमी पार्टी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ सब कुछ बना बनाया है, वो सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकलिंग कर रही है ताकि लोगों को दिखे कि सारा काम हमने किया। काम के नाम पर ही वोट मिलेगा बराबर, उसके बिना नहीं मिलेगा। लेकिन आज के चुनावी चटकारे पे मैं आपको लेकर आई थी ग्रेट कैलाश विधानसभा में, जहाँ पे गोविंद चाट वाले के छोले भटूरे का जायका मैंने जो है वो बराबर लिया। नान भी है, ये भी है, चटकारे मैं बराबर के लूंगी क्योंकि वो मेरे पूरे नहीं हुए, तो खाने पे मेरा फोकस अब रहेगा। लेकिन आज के लिए चुनावी चटकारे में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। देखिए, जाहिर है राजधानी में चुनावी गहमा गहमी तेज है। जनता अपने प्रतिनिधियों के काम को जांच और परख रही है, और इस बीच चौराहों से लेकर गली नुक्कड़ तक इसी बात की चर्चा है कि इस बार दिल्ली में कौन। तो इस पॉलिटिकल गहमा गहमी के बीच आपको लिए चलते हैं चाय के एक ऐसे अड्डे पर जहां चाय भी पकती है और पॉलिटिक्स का उबाल भी नजर आता है। देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। ध्यान किधर है? नेताजी चाय वाले इधर है। शुद्धता की पहचान नेताजी की चाय की दुकान। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डाले। जय श्री राम। ध्यान किधर है? ध्यान उधर है। नेताजी की चाय वाले की दुकान जिधर है, और नेताजी भी मेरे साथ में है। ये बप्पू तो शायद बाद में बोलता है, पहले आप ही आवाज मार देते हैं। मार दीजिए एक बार। ध्यान किधर है? नेताजी चाय वाले इधर है। शुद्धता की पहचान और नेताजी की चाय की दुकान। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक बगल में, यूं कहिए कि हनुमान जी के चरणों के ठीक नीचे नेताजी बैठते हैं और अपनी चाय बनाते हैं।
ये बताइए, दिल्ली में तो इलेक्शन आ रहा है, टिकट नहीं मिला क्या? देखिए, दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन हमारी भी तैयारी चल रही है और मैं भी सोच रहा हूं कि जो हालात हम पटरी वाले को हनुमान मंदिर परिसर में है, वो शायद दिल्ली में किसी का नहीं है। हम मेहंदी वाले, खाने वाले, पीने वाले जितने भी 80 दुकानदार हैं, वो चाहे माननीय हमारे संसद जी हो गए, चाहे माननीय एमएलए हमारा केजरीवाल जी हो गए, आज तक हम लोगों का ब्यौरा लेने नहीं आया। 11 तारीख से लेकर अभी तक हम लोगों का जो दशा है वो हनुमान जी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि इसी बहाने कम से कम अपने ही पटरी वाले के बहाने मैदान में उतर जाऊं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मैदान में आ जाऊंगा। अरे वाह, तो ये सिर्फ गेटअप में नहीं, पूरे मूड में भी है नेताजी चुनावी माहौल में। असली नाम तो बता दीजिए जनता को। मेरा गांव का नाम शत्रुघ्न गुप्ता है। हनुमान जी के चरणों का नाम आशीर्वाद में मिला हुआ नेताजी चाय वाला। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूं। देखिए, नेताजी ने बहुत कुछ कह लिया। अब उनकी जनता से, यानी कि जो उनके ग्राहक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौन कितना पुराना है, कब से यहाँ चाय पीने आ रहा है? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उमेश लाल है। आप पहले भी आए या पहली बार आए? नहीं, वो मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं। हम यहाँ कम से कम 15 साल से चाय पीने आते हैं। 15 साल से आप चाय पीने आते हैं? हाँ। लोग का प्यार है कि 30 सालों से वे यहाँ लगातार बने हुए हैं और लोग यही बता रहे हैं कि सिर्फ नेताजी की चाय का दाम बदला है, ना अंदाज बदला है, ना स्वाद बदला है। पहाड़ों की बर्फ और मैदानों में ठंडक। वैसे दिल्ली का मौसम आज मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में बड़ी खूबसूरत गुनगुनी सी धूप खिली हुई थी। तो हाल ये था कि आज मन ये कर रहा था संतरे लो, काला नमक लो, बैठो और धूप सेको और संतरे खाओ। सर्दियों में अच्छा मैं तो बैठी, मैं 15 मिनट बैठी। मूंगफली या संतरे लेके ऑफिस में तो चाय लेके बैठ गई मैं, यही ऑप्शन था मेरे पास। ये बेस्ट टाइम होता है वैसे, बट जस्ट 15 मिनट्स, उससे ज्यादा बैठ नहीं पा रहे थे। ऐसी अच्छी धूप, बहुत अच्छी धूप। हालांकि मैं वॉक के लिए थोड़ी देर निकली थी सोसाइटी में, तो मुझे अच्छा लगा। हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी जो कि प्लेजेंट थी, अच्छी थी, लेकिन धूप काफी अच्छी थी। अच्छा, विटामिन डी आज हम ले सकते थे दिल्ली। लेकिन दिल्ली का मौसम कैसा शगुफ्ता? दिल्ली का मौसम तो ठंडा है, अगले दिनों में ऐसे ही ठंडक भरी रहेगी। टेम्परेचर डिप होने वाला है, अपनी लेयर्स नहीं निकाली है तो निकाल सकते हैं। लेकिन इस ठंड के बावजूद सेना के जवान जो डटे हुए हैं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों में, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। जनवरी के महीने में राजधानी दिल्ली और आसपास ठिठुरन बढ़ रही है। सुबह हो या शाम, कहीं कम तो कहीं ज्यादा कोहरा देखा जा रहा है। ऊपर से सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के आसमान को ढका हुआ है। कहीं ठंड के साथ साथ कोहरे की मार तो कहीं कहीं तो जीरो विजिबिलिटी लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर रही है। राजधानी में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने का अनुमान है। इस दौरान वो दिन कम ही हैं जब सूरज देवता यहाँ मेहरबान होते हैं। सुबह सवेरे कोहरे के आगोश में समाये ये इंडिया गेट और कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, जहां सर्द मौसम में सब कुछ धुंधला ही नजर आ रहा है। लेकिन इसी कर्तव्य पथ पर ठिठुरती ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां भी की जा रही हैं। बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में सर्दी मानो पीक पर ही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली समेत साफ देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास पिछले कई दिनों से बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 17 डिग्री तक घट गया था, 15 से 17 डिग्री आ गया था, वो अनुमान है कि अब शायद 20 डिग्री तक पहुंचेगा, यानी दिन के वक्त में लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तो दिल्ली समेत दूसरे मैदानी राज्यों में मौसम कड़ाके की ठंड से बदला बदला ही नजर आ रहा है। पूरे उत्तर भारत में ही शीतलहर और कोहरा जबरदस्त है। ऊपर से पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में सर्द मौसम में इजाफे के ही संकेत दिए हैं। ऐसे में सर्दी से बचाव करते हुए ठंड का आनंद लीजिए। जो उम्मीद है कि अभी अगले कम से कम एक हफ्ते तक तो यही स्थिति रहेगी, यानी मिनिमम टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास अभी एक हफ्ते तक बना रह सकता है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
सर्दी के मौसम में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एडवेंचर्स के जो शौकीन हैं, सैलानियों के लिए ये मौसम किसी भी वरदान से कम नहीं माना जाता है और बड़ी संख्या में इसलिए देसी विदेशी पर्यटक पहाड़ों का इन दिनों रुख कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रेश स्नोफॉल का ये दौर अभी लंबा चलने वाला है। मौसम विभाग के इस अनुमान ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। सर्दी के मौसम में देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फकाल का दौर अपने पूरे शबाब पर है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर के आगोश में हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच तापमान माइनस में गोते लगा रहा है। इसके बावजूद सैलानियों का जोश हाई है। उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर रुख कर रहे सैलानियों के लिए मौसम विभाग की ओर से खुशखबरी आई है और यहाँ 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर से ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। 10 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी। दोनों का इंट्रैक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। अगर बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की करें तो यहाँ कुफरी हिल में हुई ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों की चमक बढ़ा दी है। बर्फ के सहारे यहाँ कोई पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई उतरने की। यहाँ पर्यटकों को याक की सवारी करना खूब रास आ रहा है और जब बात एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने की हो तो इसका अपना ही मजा है। बहुत मजा आ रहा है। कल से कुफरी में काफी स्नो हुई है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और पूरे परिवार सहित बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्नो देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि कांट अमेजिंग, कि ऐसा भी कभी मिल सकता है परिवार के साथ। और हमारा एक सडनली प्लान था, अचानक हम लोगों ने प्लान बनाया शिमला आने का और शिमला से कुफरी आने का और बहुत अच्छा लगा। हम थैंक गॉड है कि भगवान का कि हमें उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया कि हम लोग खेल सके और एंजॉय कर सके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। खच्चर की राइड की हमने और गेम्स भी काफी एंजॉय किए और स्नोफॉल तो था ही, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। बात अगर कश्मीर की हो तो यहाँ के गुलमर्ग में बर्फ का समंदर नजर आ रहा है। पहाड़ हो, घर हो या होटल या फिर गाड़ियाँ, सभी बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। आलम यह है कि बिजली की तार, लाइट, पोल, पेड़ और उनकी डालों पर भी बर्फ की परत दिखाई दे रही है। मौज मस्ती के बीच सैलानियों से खचाखच भरे गुलमर्ग में उस वक्त हलचल मच गई जब कोंग डोरी हाइट्स पर एवलांच ने हिट किया। हिमस्खलन की ऐसी तस्वीर देखकर वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। ऊंचे पहाड़ से इतनी रफ्तार के साथ बर्फ नीचे आ रही थी कि मानो सब कुछ तबाह करने निकली हो, लेकिन गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी पर मौसम पूरी तरह से मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में शुक्रवार से एक बार फिर फ्रेश स्नोफॉल का दौर शुरू होने वाला है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, प्रशासन की ओर से इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में आवागमन जारी रहे। इसके लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। अलग अलग हिस्से कश्मीर के जो कटे हुए थे बर्फबारी के कारण, चाहे गुरेज की बात हो, करगिल की बात हो या फिर टंगडार की बात हो या फिर पुंछ राजौरी यानी जो मुगल रोड है उसकी बात हो, वो बर्फबारी से बंद हो गए थे यातायात के लिए। आज इन सभी सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर सभी रास्ते जो हैं कश्मीर के यातायात के लिए खुल जाएंगे। इस बीच जो 2 दिन की बर्फबारी हुई है उसने कश्मीर में आने वाले पर्यटकों का उत्साह भी बढ़ाया है और साथ ही साथ अब और सारे पर्यटक जो हैं कश्मीर में इस बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर गुलमर्ग की बात करें, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे माना जाता है, वहां पर भी विंटर स्पोर्ट्स, चाहे फिर वो स्नो स्कीइंग हो, स्नो साइकिलिंग हो या फिर दूसरी तरह की बर्फ से जुड़ी खेलें हैं, उनका मंच भी सज गया है और वो खेलें भी शुरू हो गई है।
सर्दी के मौसम में चिल्ले कलां अभी आधे से ज्यादा ही बचा हुआ है। ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी अभी यूं ही जारी रहेगी, जो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको इंदौर लिए चलते हैं। वैसे तो देखिए, इंदौर का नाम जब आता है तो दो चीजें, एक तो स्वच्छ शहर है, जाहिर सी बात है, और दूसरा ये कि वहां की 56 गली। लेकिन आज हम दोनों की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि इंदौर अब एक और चीज के लिए फेमस होने जा रहा है। वो ये है कि इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने की मुहिम के लिए अब फिलहाल तेजी से काम चल रहा है। देखिए, इंदौर के कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति रोकने में मदद करने वाले 6 लोगों को इनाम दिया है। इंदौर के कमिश्नर ने इन नागरिकों की सराहना की और इस मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए और लोगों को सहयोग करने की अपील भी की है। ये उस कोशिश को सम्मान है जो इंदौर को एक नई पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। सफाई में पूरे देश में नाम कमा चुके इंदौर शहर को अब भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम तेजी से चल रही है। इस अभियान में जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति रोकने में मदद करने वाले 6 लोगों को 1000 रुपए का इनाम दिया। इन सभी लोगों ने अपने अपने इलाके में भीख मांगने वालों को रोकने की जिम्मेदारी ली और कलेक्टर ऑफिस को इस बारे में जानकारी भी दी। 163 धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर महोदय ने निकाला हुआ है। उसके तहत हम शीघ्र ही कुछ लोगों के ऊपर FIR करवाएंगे और इसके लिए हमारी टीम ऐसे लोग जो भिक्षा दे रहे हैं उनका वीडियो बना रही है, साक्ष्य के रूप में पंचनामा बना रही है और हम उनके गाड़ी क्रमांक के द्वारा या उनके आधार के द्वारा, और अगर हमें गाड़ी नंबर हमें वहां पर मिल जाता है तो RTO के माध्यम से हम उनका कंप्लीट जानकारी निकाल के फिर हम उसके ऊपर FIR करवाएंगे। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार कोशिशें जारी हैं। विभाग की टीमें भीख देने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा है। प्रशासन के आदेश पर भीख देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर के कमिश्नर ने इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों से भी सहयोग की अपील की है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा आज यहीं थम रही है, मगर हमारा वादा है कि ढलता सूरज कल फिर उगेगा और कल शाम को खबरों का एक नया काफिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, कल हम फिर वापस आएंगे। सर्द मौसम में शाम 5 बजे गर्मा गर्म चाय पर माहौल बनाएंगे। जी हाँ, देखिए, गुड न्यूज टुडे पर कल फिर महफिल जमेगी। देश दुनिया की खूबसूरत ताजा खबरों की लड़ियां यहीं सजेंगी। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम फिर से आएंगे। धर्म, आस्था और बर्फीली वादियों की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे और ये वो तस्वीरें जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उजाला भी दिखाएंगी। और ऐसे में मिल जाए अगर एक कप चाय तो भाई महफिल जम जाएगी। कल मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।